आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं दैट्स ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज और वी कॉल दैट ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। यहाँ पर मैं लिखूंगा ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज और ग्रुपिंग ऑफ सेल्स हम इनको बोलते हैं। अब जिस तरीके से हमने ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स में पढ़ा कि हम रेजिस्टर्स को दो टाइप्स रजिस्टर्स जो है हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रुपिंग। हम या तो उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं या हम उनकी एक सीरीज कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो सिमिलरली जो बैटरीज है, बैटरीज को भी हम दो तरीकों में कंबाइन कर सकते हैं, या हम इनको सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएंगे या हम इनकी एक पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हम उन सारे केसेस को वन बाय वन पढ़ेंगे, हाउ वी कैन कंबाइन देम इन पैरेलल एंड हाउ टू कंबाइन देम इन सीरीज। जो पहला वाला केस हम लेंगे वो लेंगे हम ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज इन सीरीज। यहां पर मैं लिखूंगा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, अगर मैं अपनी दो बैटरीज लूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फिगर बनाऊंगा, एक डायग्राम बनाऊंगा आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो बैटरीज है, दिस इज माई बैटरी 1 एंड इसका ईएमएफ है E1। इसी के साथ जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसकी, लेट मी कॉल दैट रेजिस्टेंस एज स्मॉल r1। और इसके साथ मैंने सीरीज में दूसरी बैटरी को कनेक्ट किया है कुछ इस तरीके से। लेट्स टेक द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ बैटरी 2 एज E2 एंड जो इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी हो जाएगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी एंड उसकी वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे स्मॉल r2। क्या ये बात क्लियर है आप सबको? इसके बाद इसके साथ हम कंबाइन करेंगे यहाँ पर और एक एक्सटर्नल रेजिस्टर। वो दोनों क्या है, वो दोनों है इंटरनल रेजिस्टेंसेस ऑफ दीज बैटरीज एंड ये जो है इसको मैं कैपिटल R से रिप्रेजेंट करूंगा एंड दिस इज गोइंग टू बी द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट वी अप्लाइड ऑन दिस कॉम्बिनेशन। यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लीजिए, दिस इज द internal resistance of battery 1 and this small r2 is going to be the internal resistance of this battery 2. Let me mark here the point A and here यहाँ पर मैं मार्क करूंगा पॉइंट बी को। अंडरस्टैंड दिस, ए एंड बी पॉइंट जो है दे विल एक्ट एज द टर्मिनल्स। ये हमारे यहाँ पर क्या रहेंगे, टर्मिनल्स। ये यहाँ पर टर्मिनल्स रहेंगे इस सर्किट के। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं बोलूंगा आपको, यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक करंट आ रही है कुछ इस तरीके से, उसको मैं नाम दूंगा आई एंड वो करंट कुछ इस तरीके से आ रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जाएगी करंट, यहाँ से जाएगी करंट, वही आई यहाँ से भी जाएगी, यहाँ पर मैं आई लूंगा, यहाँ पर भी आई लूंगा। ये करंट कुछ इस तरीके से चल रही है। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यहाँ तक कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, हमने किरचॉफ्स लॉ को पढ़ा है। मैं यहाँ पर किरचॉफ्स लूप लॉ को यहाँ पर अप्लाई करूंगा। अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप लॉ। लूप लॉ जो है किरचॉफ्स का, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल लॉ भी, पोटेंशियल लॉ भी। अब उस वाले लॉ को मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा, इस लूप में करूंगा अप्लाई, तो मुझे क्या मिलेगा? वो बोलता है जो पोटेंशियल होता है, नेट पोटेंशियल में यहाँ पर लिखूंगा, नेट पोटेंशियल जो होता है वो जीरो के इक्वल टू होता है। दैट मींस सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, यहाँ से करंट आ रही है आई, तो मैं अगर इस वाले यहाँ पर पोटेंशियल देखूंगा, यहाँ पर हो जाएगा सिंपली पोटेंशियल आई आर। ये तो क्लियर है। अब यही आई यहाँ से जाता है और यहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल देखूंगा वो हो जाएगा आई एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस स्मॉल r2 एंड सिमिलरली ये आई यहाँ से फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो ऑलरेडी हमें गिवन है, दैट्स द ईएमएफ एंड दैट्स गोइंग टू बी E2। क्या ये बात भी क्लियर है? और यहाँ से जब पोटेंशियल में इस वाले पॉइंट पे देखूंगा, इस रेजिस्टेंस में देखूंगा, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा आई मल्टीप्लाइड बाय r2 एंड ये वाला E1 ये हमें वही से दिया गया है। तो इन्हीं को मैं ऐड करूंगा एंड इक्वल टू इनको मैं क्या बनाऊंगा, जीरो के इक्वल टू बनाऊंगा। तो मैं लिख सकता हूं पहला जो पोटेंशियल मेरा आया दैट वाज आई मल्टीप्लाइड बाय आर एंड प्लस में मैं लिखूंगा R2 मल्टीप्लाइड बाय आई। ये जो R2 है दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी 2 और यहाँ पर मैं माइनस लिखूंगा E2। अब मैंने माइनस क्यों लिखा, यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। ये जो E2 बैटरी है यहाँ पर, इसका हमने पहले क्या देखा, नेगेटिव टर्मिनल देखा। याद रखिएगा जब आप शॉर्ट टर्मिनल पहले देखोगे वो यहाँ पर डिनोट करता है नेगेटिव टर्मिनल को, और जब हम नेगेटिव टर्मिनल को देखते हैं तो हम ऑलवेज जो वैल्यू लेते हैं वो लेंगे यहाँ पर नेगेटिव। यहाँ पर मैंने इसलिए माइनस टाइम्स E2 लिया एंड इसके साथ साथ फिर मेरे पास आ जाएगा प्लस, प्लस में आएगा आई मल्टीप्लाइड बाई R1 जो पहले रेजिस्टेंस है, और अगेन मेरे पास माइनस आएगा E1 एंड दिस विल बी इक्वल टू जीरो। मैंने अगेन माइनस क्यों लिया E1 का, क्योंकि यहाँ पर हमें पहले क्या मिला, नेगेटिव टर्मिनल मिला। क्या ये बात क्लियर है?
ये तो हो गया मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा अंडरस्टैंड कर लो, अगर मुझे इस इक्वेशन में वैल्यू ऑफ आई फाउंड करनी होगी तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा आई आर प्लस आई आर टू। इस ई ये माइनस ई टू है, इसको मैं कुछ इस साइड लूंगा तो ये बन जाएगा ई टू, और ये माइनस ई वन है, ये यहाँ पर बन जाएगा प्लस टाइम्स ई वन इज इक्वल टू, ये मैंने राइट हैंड साइड की तरफ इसको लिया, और यहाँ पर जो बचता वो बचता प्लस टाइम्स आई, एंड दिस विल बी आर वन। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर आई को कॉमन लूंगा, मेरे पास जो एक्सप्रेशन लिखी, अगर मैं यहाँ पर आई को कॉमन लूंगा तो मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा आई आर प्लस आर वन प्लस आर टू। क्या ये बात भी क्लियर है? और दिस विल बी इक्वल टू ई वन प्लस ई टू। तो बेटा अगर मुझे यहाँ पर आई की वैल्यू सिर्फ फाइंड आउट करनी होगी तो मैं लिखूंगा ई वन प्लस ई टू होल डिवाइडेड बाई आर प्लस आर वन प्लस आर टू। क्या ये बात आप सबको क्लियर है? अब यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लीजिए, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, मैं पहले पेन को चेंज करूंगा, तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इस वाली इक्वेशन से, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा एज ई नॉट एंड दिस एक्सप्रेशन, ये सिंस ये वाली जो है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो इस वाली को मैं रिप्रेजेंट करूंगा आर नॉट से। तो यहाँ पर देखो क्या मैं लिख सकता हूँ, जो आई की वैल्यू आ गई वो आ गई ई नॉट अपॉन आर, दिस इज द कैपिटल रेजिस्टेंस, प्लस मैं इसके साथ लूंगा आर नॉट, दैट इज गोइंग टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंसेस, नेट ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंसेस। आई क्या है? आई करंट है जो रजिस्टर आर से फ्लो होगी। इसी तरीके से यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, अब हमें यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर हमें एक केस मिला, दैट इज जो ई होती है, जो ई नॉट है, दैट्स द नेट ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स इन अ सर्किट व्हाइल द बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। किसके बराबर होता है? ये इक्वल टू होता है E1 प्लस E2 के। दैट मीन्स सिंपली ये होता है द अरिथमेटिक सम ऑफ ऑल द EMFs ऑफ द बैटरीज। ये बात क्लियर है? आफ्टर दैट अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस की नेट जो आती है एक कॉम्बिनेशन में, जब हम दो बैटरीज को कंबाइन करते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो वहां पर जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस की क्या आती है, इक्विवेलेंट आती है, वो आती है सिंपली R1 प्लस R2। दिस इज अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात ठीक है? यहां तक आपको समझ में आ गया? तो ये दो पॉइंट्स है जो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखने हैं। यहां पर और एक पॉइंट मैं आपको बोल दूं, अगर हम एक बैटरी की पोलैरिटी चेंज करेंगे, यहां पर मैं लिखूंगा by changing polarity of बैटरी, दैट मीन्स अगर हम पोलैरिटी चेंज करेंगे किसी भी एक बैटरी की, अगर हम उसकी पोलैरिटी चेंज करेंगे उसका मतलब क्या होता है, यहां पर हमने देखा अगर हम नेगेटिव टर्मिनल के बदले इस साइड को क्या रखेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल रखेंगे, इस साइड जो हमारी E1 थी, और ये हम एज इट इज ये रखते, तो यहां पर फिर क्या होता है, जो EMF होता है, E नॉट होता है, ये इसकी वैल्यू जो आती है दैट कम्स आउट टू बी E1 माइनस E2। ये बात भी याद रखना, इसी का मैग्नीट्यूड आता है। अगर पोलैरिटी सेम होगी तब क्या आता है, E1 प्लस E2, और अगर पोलैरिटी अपोजिट होगी एट दैट टाइम जो कॉम्बिनेशन की नेट ईएमएफ आती है वो आती है E1 माइनस E2। ये बात भी याद रखना। क्या ये बात ठीक है? तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम बैटरीज को कनेक्ट करते हैं। आफ्टर दैट आता है सेकंड केस, एंड सेकंड केस में हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन यहां पर देखेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेल्स की पैरेलल कॉम्बिनेशन अब हम यहां पर देखेंगे। एज यूजुअल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर एक फिगर बनाऊंगा, जिससे क्या होगा, जिससे आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। फर्स्टली लेट मी मेक द फिगर ओवर हियर। हमारे पास यही दो बैटरीज है, दिस इज अवर E1, इसको मैं नाम दूंगा E1 कुछ इस तरीके से, और इसको हमने कनेक्ट किया है पैरेलली, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 कुछ इस तरीके से, और इसके पैरेलल में हमने कनेक्ट की है वो दूसरी बैटरी जो हमने अभी सीरीज में कनेक्ट की थी, तो उसको मैं कुछ इस तरीके से पैरेलल में कनेक्ट करूंगा इसके। क्या यहां तक क्लियर है? तो इस वाली की रेजिस्टेंस जो थी वो थी स्मॉलर R2, एंड जो EMF था वो था कैपिटल E2। यहां पर मैं रिप्रेजेंट करता हूं। इन दोनों को हमने क्या किया है, इन दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है कुछ इस तरीके से, और यहां से भी मैं इसको सर्किट को क्लोज कर दूंगा। अब मैंने अगेन यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमने वहां पर ली थी कैपिटल आर, यहाँ पर भी हम लेंगे कैपिटल आर, उसको हमने यहाँ पर इसके साथ अटैच किया। अगेन ये पॉइंट ए है, एंड हियर इज गोइंग टू बी पॉइंट बी, जो एक्ट करेंगे एज द टर्मिनल्स ऑफ दिस सर्किट। क्या ये बात भी क्लियर है? बट यहाँ पर अब एक ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ये है, अगर यहाँ से करंट आएगा आई, इसकी वैल्यू में रखूंगा आई, वो आई तो यहां से जाएगी, आई जाएगी, यहां तक भी आई करंट जाएगी, लेकिन ये पॉइंट जो है यहाँ पर करंट डिवाइड होगी, थोड़ी सी करंट उस साइड जाएगी, इस वाली ब्रांच में जाएगी, और थोड़ी करंट इस ब्रांच में जाएगी। अब सपोज जो ऊपर वाली ब्रांच है इसमें करंट गई I1,
देन वी कैन से दैट जो ये वाली ब्रांच है इसमें कौन सी करंट जाएगी, इसमें जाएगी टोटल करंट दैट्स आई माइनस टाइम्स I1। दिस टोटल करंट, इसको हम ये वाली माइनस करेंगे, जब वो करंट बचेगी वो इस ब्रांच में जाएगी। ये बात क्लियर है। तो वही करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगी, कुछ इस तरीके से फ्लो होगी और यहाँ पर अगेन एडअप होके आई बनाएगी। क्या ये बात आपको क्लियर है? नाउ अब यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लीजिए, यहाँ पर हमारी दो लूप्स बन गई। एक तो बन गई ये वाली लूप, ये वाली लूप पहले हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, एंड सेकंड टाइम जो हमारी लूप बनेगी फिर हम इसको कंसिडर करेंगे और इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये हमारी बनती है दो लूप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी अप्लाई किरचॉफ्स लॉ अगेन, अप्लाइंग अप्लाइंग किरचॉफ्स किरचॉफ्स लॉ में अप्लाई करूंगा कहां पे? इन द लूप, जिसमें क्या क्या आता है, इन द लूप कंटेनिंग कंटेनिंग जिसमें क्या क्या आएगा, E1 R1 and capital R. That means E1 is this, R1 and capital R this one. That means ये वाली ब्रांच जो है इसको मुझे यहाँ पर कंसिडर ही नहीं करना है, तो इसको मैं आपके लिए यहाँ पर मिटा सकता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारी ब्रांच है। इसमें हमें क्या करना है, किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करना है। जब मैं इस ब्रांच में किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करूंगा ना बेटा, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर मुझे जो पोटेंशियल मिलेगा उसको मैं यहाँ पर एडअप करूंगा। तो सिंपल एज दैट, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा आई मल्टीप्लाइड बाई दिस कैपिटल आर, प्लस में आएगा R1 एंड इसके साथ आएगी I1 करंट, बिकॉज यहां से जो करंट जाती है वो जाती है I1, एंड अगेन आई विल राइट माइनस टाइम्स E1 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर हमें पहले नेगेटिव टर्मिनल मिला। क्या ये बात क्लियर है? नाउ मैं यहाँ पर ये मैंने किरचॉफ्स लॉ किया अप्लाई इस वाली ब्रांच में, अब मैं दूसरी वाली ब्रांच में किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करूंगा। जो दूसरी ब्रांच थी मेरी वो क्या थी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इरेज दिस, ओके। जो सेकंड ब्रांच थी मेरी वो थी कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हमारी बैटरी थी, ये कुछ इस तरीके से था E2, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस जो थी वो थी R2, एंड कुछ इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट किया था। जो करंट यहाँ से जा रहा था दैट वाज I1, I माइनस I1। क्या ये बात भी आपको क्लियर है? अब मैं इसी ब्रांच में क्या करूंगा, किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ इन द लूप containing E2 R2 एंड दिस कैपिटल R। तो अगेन मैं अगर लिखूंगा, मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगी टोटल पोटेंशियल की वो आएगी I मल्टीप्लाइड बाई R प्लस R2, और यहाँ पर मैं I माइनस I1 लिखूंगा क्योंकि ये करंट है नेट जो R2 के अक्रॉस फ्लो होती है, एंड अगेन मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ माइनस टाइम्स I2 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड को देखो, गौर से देखो, इसमें R2 मिसिंग है, इसमें R2 मिसिंग है, एंड इस इक्वेशन में क्या है, R1 मिसिंग है। क्या ये बात क्लियर है? तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट को R2 से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय R2 एंड इक्वेशन सेकंड जो है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा R1 से, एंड आफ्टर दैट मैं इनको ऐड अप करूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखता हूं, मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा I, दिस विल बी R, एंड यहाँ पर मैं लिख सकता हूं R1 प्लस R2। ये बात क्लियर है? और यहाँ पर जो मेरे पास एक्सप्रेशन बनेगी, इसको जब मैं R2 से मल्टीप्लाई करूंगा, दिस विल बी R1 R2 एंड I, दिस विल बी R1 R2 मल्टीप्लाइड बाई I, यहाँ पर ये प्लस है, और माइनस आएगा E1 R2, अगेन यहाँ पर माइनस आएगा E2 R1 एंड दिस विल शैल बी इक्वल टू 0। क्या ये बात क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, अगर मुझे I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं कुछ इस तरीके से करूंगा। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, I वाली टर्म्स को अलग करूंगा और जो EMF वाली टर्म्स हैं उनको मैं अलग करूंगा। तो मैं I की वैल्यू अगर यहाँ पर फाइंड आउट करूंगा जिस तरीके से मैंने पहले वाले केस में किया, मैं लिख सकता हूँ दिस विल बी इक्वल टू E1, दिस विल बी R2, दिस विल बी प्लस, दिस विल बी E2 एंड ये आ जाएगा R1, और डिवाइड में जो रहेगा वो रहेगा R, ये तो यहाँ पर कॉमन है, और यहाँ पर आएगा R1 प्लस दिस विल बी स्मॉल R2 एंड प्लस में रहेगा R1 R2। क्या ये बात क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, ऊपर भी ये एक एक्सप्रेशन आ गई, नीचे भी एक एक्सप्रेशन आ गई। अगर मैं ऊपर भी इसको डिवाइड करूंगा और नीचे भी इसको डिवाइड करूंगा, किससे, R1 प्लस R2 से, मेरे पास जो करंट आएगा वो आएगा कुछ इस तरीके से। ये मैं लिख सकता हूँ E1 R2 प्लस E2 R1, इसको मैंने डिवाइड किया किससे, R1 प्लस R2 से। अब ये अपना डिवाइड है R मल्टीप्लाइड बाई R1 प्लस R2, इसको मैंने डिवाइड किया R1 प्लस R2 से, एंड प्लस R1 एंड R2, एंड इसको भी मैंने डिवाइड किया R1 प्लस R2 से। क्या ये बात भी क्लियर है?
ओके। इसके बाद जब मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगी वो क्या आएगी, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा विद द ईएमएफ, तो मेरे पास जो ई नेट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो मैं बोल सकता हूँ वो आती है E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। क्या ये बात आपको क्लियर है? एंड सिमिलरली अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंसेस को देखूंगा, इंटरनल रेजिस्टेंसेस को देखूंगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आर नॉट जो होती है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, यहां पर देखो इससे कंपेयर करो तो वो मेरे पास आ जाएगी R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। क्या ये बात भी क्लियर है? दीज आर द टू फॉर्मूलाज जो हमें याद रखने होते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। अब बेटा यहाँ पर मैं एट द एंड में आपको यहाँ पर एक केस बोलूंगा। सपोज आपको दो बैटरीज दी गई है जिनका ईएमएफ सेम है, दैट मींस E1 इज इक्वल टू E2। लेट्स सपोज दैट इज इक्वल टू E। दो बैटरीज है जिनका ईएमएफ भी सेम है एंड उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी सेम है, दैट मींस R1 दैट इज इक्वल टू R2। लेट अस सपोज दैट जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू स्मॉलर R। अब जब ये केस आएगा, जब हम ये वैल्यूज इन दो फार्मूलाज में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास जो E की वैल्यू आएगी E नॉट की नेट ईएमएफ की, वो कितनी आएगी, वो आएगी E के इक्वल टू, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपको दो सेल्स दी गई होंगी जिनकी ईएमएफ भी सेम है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, एंड इन द सिमिलर वे जब हम इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो हमारे पास आर नॉट की वैल्यू आएगी, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, वो आएगी R/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो इस हिसाब से ये आपके लिए बहुत ही इजी बनता है अगर आप ये डायरेक्टली याद रखो। क्या फायदा है कि आप एग्जाम के टाइम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करो, सिंपली ये याद रखो जब दो बैटरीज का ईएमएफ सेम होगा एट दैट टाइम जो नेट ईएमएफ होता है वो E के इक्वल टू होता है एंड जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो होती है R/2 के इक्वल टू हाफ ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल बैटरी। क्या ये बात आपको क्लियर है? सो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज, और जिनको हम बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, पैरेलल, चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो या सीरीज कॉम्बिनेशन हो। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल